दोस्तों नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और यह है प्रस्तावना या प्रिएम्बल। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना को जानते हैं, यह है क्या, और फिर उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो बहुत ही सुंदर शब्दों में हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना है और अगर प्रस्तावना को पढ़ा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमने पूरा संविधान पढ़ लिया हो। संविधान का उद्देश्य, संविधान का स्रोत और मानवीय गरिमा को सुशोभित करने वाले, अभिवृद्धि करने वाले मानवीय गरिमा में ऐसे अनेक मूल्य हैं जिन्होंने मानव समाज को न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के अनेक देशों में मार्गदर्शित किया है, वे सब इसमें शामिल हैं। तो महज चंद शब्दों में हम इस संविधान की खूबसूरती को परख लेते हैं। ये अत्यंत संक्षिप्त, आकर्षक और अगर देखा जाए तो जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उसके आधार पर ये बहुत ही इम्प्रेसिव है, बहुत प्रभावशाली है। प्रस्तावना के बारे में डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी कहते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो मनुष्य की सभ्यता के आधुनिक विकास क्रम का हृदय स्पंदन है। उसकी अंतरात्मा न्याय और समता एवं अधिकार और बंधुत्व से अभिसिंचित है। बहुत ही बढ़िया और सुंदर शब्दों में इन्होंने संविधान की प्रस्तावना का वर्णन किया है। भारतीय संविधान के वास्तुकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार प्रस्तावना ये क्लियर कर देती है कि संविधान का स्रोत क्या है। ये भारत की जनता है और प्रस्तावना में जो स्रोत है वो प्रभुसत्ता की ओर संकेत करती है और ये प्रभुसत्ता जनता से प्राप्त हुई है। तो देख लेते हैं, इस बात को समझते हैं कि संविधान की प्रस्तावना पर विद्वानों ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने कितना महत्वपूर्ण तरीके से विचार किया है, उसको शामिल किया है। और 42वें संवैधानिक संशोधन के बाद, 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में हुए था और इसमें प्रस्तावना में कई परिवर्तन किए गए थे। हम उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानने कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना दी हुई है वो दरअसल वही उद्देश्य प्रस्ताव है जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में पेश किया था और यह 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उन्हीं के द्वारा पेश किया गया था। और अगर देखा जाए तो यह उद्देश्य प्रस्ताव के
रचयिता थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव के जनक माने जाते हैं। और 1946 में मेरठ शहर में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो इस पर यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना आज की, जिसे उस समय उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहा गया था, उसे पारित किया गया था, उसको पास किया गया था। और इतने बड़े देश में जो स्थिति थी उस समय, निश्चित रूप से उसमें अनेक कठिनाइयां भी थीं, अनिश्चितता थी, और इन सब के बावजूद भी प्रस्तावना जिन उद्देश्यों को स्पष्ट करती है, उसमें ये तो साफ जाहिर होता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विजन था उस समय की पॉलिटिकल लीडरशिप का। और देखा जाए तो प्रस्तावना के जरिए या उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के जरिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐसे भारत का स्वप्न देखा था जो दुनिया में अत्यंत प्रभावशाली होने वाला था, कम से कम संवैधानिक रूप से, राजनीतिक रूप से। ऐसा स्वप्न उन्होंने देखा था। और जब हम संविधान को समझने का प्रयास करते हैं तो ऐसा बिल्कुल प्रतीत होता है कि यह प्रस्तावना संविधान की नींव है। और संविधान के विभिन्न तत्वों को ये आत्मसात करती है कि भारत, जैसे उदाहरण के लिए, भारत एक स्वतंत्र प्रभुता संपन्न गणराज्य होगा। और वो कैसे चलेगा, उसकी राजनीतिक व्यवस्था कैसे फंक्शनल होगी, कैसे कार्य करेगी, यह भी प्रस्तावना में शामिल किया गया है। तो इनको हम शामिल करेंगे और विस्तार से इन पर चर्चा करेंगे। सभी के लिए एक और बात महत्वपूर्ण है कि सभी के लिए विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये शामिल करना निश्चित रूप से ये दर्शाता है कि संविधान निर्माता भारत को एक मजबूत देश बनाना चाहते थे, संवैधानिक और राजनीतिक रूप से। स्वयं नेहरू जी ने ही कहा था कि ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, उसके जरिए वो देश की जो लाखों की जो जनता है, उसकी उम्मीदों की ओर देख रहे हैं। साथ ही साथ दुनिया को ये बता रहे हैं कि आने वाले समय में भारत की दिशा और दशा क्या होगी। तो दो बातें शामिल थीं: देश की जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति करना, लंबे संघर्ष के पश्चात जो आज़ादी मिली थी उसके महत्व को समझना, और औपनिवेशिक शासन के समय भारतीय जनमानस को जो तकलीफें हुई, जो कष्ट सहे उन्होंने, उन कष्टों से उनको मुक्त करना और अधिकारों से उन्हें सुसज्जित करना, ताकि प्रत्येक भारतीय एक व्यक्ति के रूप में और संपूर्ण भारत एक देश के रूप में सुदृढ़ता प्रदान कर सके, अपनी सर्वोत्तम स्थिति को प्राप्त कर सके। ये बात जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से प्रकट होती है। और एक तरह से ये प्रतिज्ञा थी, और इस प्रतिज्ञा को नए संविधान में शामिल करना जरूरी भी था। यह देश की शासकीय और प्रशासकीय आवश्यकताओं के संबंध में प्रकाश डालती है। तो एक तरह से देखा जाए तो प्रस्तावना का एक एक शब्द उत्साह से भरा हुआ है, और यह उत्साह संविधान सभा में उसी प्रकार शामिल था जैसे कि भारत की जनता उत्साहित थी अपने आगामी भविष्य को लेकर,
संवैधानिक भविष्य को लेकर, राजनीतिक भविष्य को लेकर। संविधान की प्रस्तावना जो थी वो इतनी महत्वपूर्ण थी कि जो प्रारूप समिति थी उसने कई बैठकें की थी और अनेक तरह से विचार विमर्श किया था और अनेक ऐसे पहलू थे जो बड़े ही समकालीन थे, बहुत ही व्यावहारिक थे। कई ऐसे पक्ष थे जिनको त्यागा भी गया था, जिनको त्याग दिया गया था क्योंकि लगा था उस समय की परिस्थितियों के अनुसार कि ये उचित नहीं है कि इसको शामिल किया जाए। जैसे भारतीय संघ के स्वरूप के बारे में अगर हम बात करें, जो फेडरल सिस्टम है भारत का, तो उद्देश्य प्रस्ताव में जो संघ को लेकर जो बात थी, तो बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में उसे त्याग दिया गया था। ये महत्वपूर्ण था और ये बिल्कुल हमें समझ लेना चाहिए कि देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन और उस विभाजन से उपजी भयंकर मानवीय त्रासदी इस बात की ओर प्रेरित करती थी संविधान निर्माताओं को कि ऐसी परिस्थितियों की पुनरावृत्ति न हो और भारत एक मजबूत देश बने। और इसी वजह से जो संघ से संबंधित अनेक विषय थे उनको परिवर्तित किया गया था, संशोधित किया गया था बदली हुई भारतीय परिस्थितियों में। अनेक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मकसद जो थे वो इसमें शामिल किए गए थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ऐसे अनेक प्रस्ताव थे जिनको खारिज किया गया था और अनेक ऐसी बातें थीं जिनको शामिल किया गया था और तब ये प्रस्तावना अस्तित्व में आई। अगर हम 42वें संवैधानिक संशोधन की बात करें, चूंकि 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में किया गया था और इसका अच्छा खासा असर था भारतीय संविधान में। ये इतना महत्वपूर्ण था कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि इसने संविधान को बड़े ही व्यापक तरीके से बदला था। इसने बहुत ही महत्वपूर्ण जो पक्ष थे भारतीय संविधान में उनको संशोधित किया था। तो 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया था और एक तरह से देखा जाए तो उसके पश्चात जो है वो संविधान की प्रस्तावना जो संशोधित है 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के पश्चात, वो एक परिवर्तित रूप में हमारे सामने आती है। हालांकि बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, पर कुछ शब्द नए जोड़े गए हैं। जैसे हम इसको पुनः पढ़ते हैं, उन शब्दों को शामिल करते हुए हम संविधान की प्रस्तावना को पुनः दोहराते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो जो नए शब्द हैं वो जो जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, वे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता हैं, जो मूल रूप से संविधान की प्रस्तावना में मौजूद नहीं थे और ये आज तक संविधान की प्रस्तावना में मौजूद हैं। तो संविधान की प्रस्तावना के इस संक्षिप्त विवेचन के पश्चात अब हम प्रयास करेंगे कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो क्या कहती है, उसका उद्देश्य क्या है, उसमें कौन सी चीज़ें शामिल हैं, उनकी बात कर लेते हैं।
थोड़ा विस्तार से। तो संविधान की जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, जो संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत ही होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो संविधान की प्रस्तावना के जो आरंभिक शब्द हैं वो इस ओर संकेत करते हैं कि जो भारत की जो शक्ति है वो भारत की जनता है। यानी भारतीय संविधान का जो स्रोत है वो भारत की जनता है। ये संप्रभुता जो है वो भारत की जनता में निहित है। तो भारतीय जो राज्य व्यवस्था है उसकी जो अंतिम सत्ता है वो भारत की जनता में शामिल है। और जो संविधान सभा ने बनाया है दरअसल वो भारतीय जनता ने ही बनाया है। और न सिर्फ बनाया है बल्कि इसको अंगीकृत और अधिनियमित किया है। तो जैसा कि हम संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत के संविधान को अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो जो शासन की सारी जो ताकतें हैं, जो पॉलिटिकल पावर्स हैं, वे जनता में हैं। उनकी अंतिम स्वामिनी जो है वो जनता है और संप्रभुता इस देश की वो जनता में निहित है। संप्रभुता विषय पर मैंने पहले ही उल्लेख किया है एक पॉडकास्ट में। तो आप अगर संप्रभुता के विषय में जानना चाहते हैं विस्तार से कि ये होती क्या है तो आप उसको ज़रूर सुने, आपको फ़ायदा होगा। संक्षिप्त उसका परिचय मैं देना चाहूँगा यहाँ पर कि जो प्रभुसत्ता है या संप्रभुता है उसको अंग्रेजी में सॉवरेनिटी कहते हैं। ये लैटिन वर्ड, दो शब्द हैं, सुपर एनस, उससे इसकी उत्पत्ति होती है। सुपर का मतलब होता है सुप्रीम, एनस का मतलब होता है पावर, अर्थात सर्वोच्च शक्ति, अर्थात उसके ऊपर कोई शक्ति न हो। तो संप्रभुता का अर्थ ये होता है कि राज्य आंतरिक तौर पर और बाह्य रूप से सर्वशक्तिशाली है और उसके ऊपर उसको शासित करने के लिए, उसको आदेशित करने के लिए कोई शक्ति नहीं है। आज की दुनिया प्रभुसत्ता संपन्न राज्यों की दुनिया है। तो आप उसको, इस विषय को विस्तार से अगर जानना चाहें तो उस पॉडकास्ट को ज़रूर सुनें। तो आगे चलते हैं मित्रों, प्रस्तावना पर और चर्चा करते हैं। तो एक तरह से हमने ये जाना कि पहले जो शब्द हैं वी द पीपल, हम भारत के लोग, ये भारत की जनता है। भारत की जनता का यहाँ तात्पर्य ये है कि जो भारत की जो संप्रभुता है वो जनता में निहित है। इसके अलावा जो प्रस्तावना है वो उद्देश्यों को घोषित करती है। वो बताती है कि जो शासन होगा, जो हुकूमत होगी वो कैसी होगी, उसके मकसद क्या होंगे, उसके उद्देश्य क्या होंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रस्तावना जो है वो न सिर्फ व्यवस्थापिका बल्कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के उद्देश्यों को घोषित करती है और न सिर्फ इन उद्देश्यों या लक्ष्यों को इंगित करती है बल्कि ये भी बताती है कि उसको पूरा करने की कोशिश भी करेगी। और अगर देखा जाए तो 4 तत्व महत्वपूर्ण हैं। जो अगर हम उद्देश्यों की बात करें तो 4 मकसद हैं, 4 उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण हैं जो संविधान की प्रस्तावना में दिए गए हैं। सबसे पहले न्याय है, फिर स्वतंत्रता है, समानता है और भ्रातृत्व है। ये बड़े शब्द हैं और इनके बहुत विस्तार पूर्वक अर्थ हैं, इनकी व्याख्याएं की जाती हैं। संक्षेप में हम इन चारों शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हम न्याय की बात करें तो संविधान निर्माता वही व्यक्ति थे, वही लोग थे जिन्होंने लंबे समय तक कॉलोनियल रूल के खिलाफ संघर्ष किया था। उनको पता था कि न्याय एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ तक भारतीयों का संबंध है उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। सबसे बड़ा न्याय तो यही है कि भारतीयों को उनके उस हक से महरूम कर दिया गया, उनके उस अधिकार से वंचित कर दिया गया जो उनका मौलिक अधिकार था, प्राकृतिक अधिकार था, मानव अधिकार था कि देश का शासन वो खुद चलाएं।
तो न्याय को शामिल किया गया है। न्याय में सामाजिक न्याय है, समाज में सभी लोग बराबर से हैं, समाज में सारे लोग बराबर से हैं, किसी भी आधार पर लोगों के मध्य भेदभाव नहीं होगा। जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, भाषा इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। स्वतंत्रता की बात की गई है। स्वतंत्रता महत्वपूर्ण पक्ष है और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। तो स्वतंत्रता को महत्व प्रदान किया गया है। हम स्वतंत्र हैं अपने सभी कार्यों को करने के लिए। स्वतंत्रता को एक मूल अधिकार के तौर पर शामिल किया गया है। अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो हम समझ सकते हैं कि स्वतंत्रता कितनी महत्वपूर्ण है। समानता की बात की जाए तो इसमें दो राय नहीं है कि भारतीय समाज में अनेक ऐसी कुरीतियां प्रचलित रही हैं जो निश्चित रूप से संविधान निर्माताओं के स्वप्न को पूरा करने से हमें रोकती हैं, हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। और ज़रूरी था कि समाज की उन कुरीतियों को दूर करके समानता की स्थापना की जाए। और जब सभी लोग समान होंगे तो निश्चित रूप से सभी लोग मिलकर उस सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे कि जो संविधान में जो उद्देश्य हैं उनको पूरा किया जा सके। बिना समानता के ये संभव नहीं है। और देखा जाए तो स्वतंत्रता और समानता एक तरह से एक सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों अंतर संबंधित हैं, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। भ्रातृत्व की जहाँ तक बात है तो जो फ्रेटर्निटी है, आपको पता होगा कि जो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी 1789 में, उसमें लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी शब्द का प्रयोग किया गया था। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान निर्माता भी भारत में ऐसे विषयों को महत्व दे रहे थे, तरजीह दे रहे थे और भ्रातृत्व इनमें से एक है। तो संविधान के जो निर्माता हैं वो ये पूरी तरह से इस बात से परिचित थे कि जो स्वतंत्रता है वो सिर्फ राजनीतिक ही नहीं होनी चाहिए। ये तो एक तरह से राजनीतिक स्वतंत्रता तो एक तरह से शुरुआत है सफ़र की। असली जो मंजिल है वो इन ध्येय, इन उद्देश्यों, इन मकसद को प्राप्त करके ही पाई जा सकती है। तो एक तरह से संविधान में जो स्वतंत्रता है, जो स्वाधीनता की बात कही गई है, जो समानता की बात कही गई है, जो न्याय की बात कही गई है, जो भ्रातृत्व है, वो बड़े ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। और एक और बात हम जान लेते हैं कि यह लोकतंत्रात्मक संविधान है। आपको पता ही है कि लोकतंत्र आधुनिक विश्व की सबसे लोकप्रिय शासन व्यवस्था है। हालांकि इसमें कुरीतियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन अगर तुलना की जाए बाकी अन्य सिस्टम से तो हमें डेमोक्रेसी आज भी सबसे महत्वपूर्ण लगती है। तो जहाँ तक संविधान की प्रस्तावना का सवाल है तो वो भारत को एक लोकतांत्रिक राज्य घोषित करती है और जनता ही स्वामिनी है, वही अंतिम जो सत्ता है जनता में है। तो आपको पता ही है कि लोकतंत्र दो तरह के होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक परोक्ष लोकतंत्र। परोक्ष लोकतंत्र को अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधित्वक या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। भारत एक विशाल देश है, भौगोलिक रूप से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से भी भारत एक विशाल देश है, चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर आज है। तो इतने बड़े देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र तो निश्चित रूप से एक अव्यावहारिक उपाय होता, इसलिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को स्वीकार किया गया है और जनता अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से खुद पर शासन करती है। तो वही कानून बनते हैं भारत की विधायिका में, जिन्हें जनता समर्थन देती है, जनता के जनप्रतिनिधि हैं, वही कानून बनाते हैं, वही कार्यपालिका में होते हैं और वो कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव की जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग करते हैं। और तो कुल मिला के ये एक महत्वपूर्ण विषय है, एक महत्वपूर्ण बात है। गणराज्य की बात की जाए तो प्रस्तावना में या प्रियम्बल में
गणतंत्र शब्द का प्रयोग किया गया है, रिपब्लिक की बात कही गई है। कई बार विद्यार्थी भ्रमित होते हैं कि कहीं गणतंत्र और लोकतंत्र पर्यायवाची तो नहीं है, एक जैसे शब्द तो नहीं है, लेकिन इनमें दोनों में फ़र्क है, दोनों में अंतर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं कि प्रस्तावना में जो गणतंत्र है वो उस शब्द का प्रयोग किया गया है, और एक तरह से भारतीय संविधान में जो है वो लोकतंत्र को तो अपनाया ही गया है, और जो राज्य का जो प्रमुख है, जो गणतंत्र की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जो राज्य का प्रमुख है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुना जाता है। तो भारत जो राष्ट्रपति हैं उनका जो निर्वाचन है वो जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है, ना कि वंशानुगत सिद्धांत के आधार पर भारत का जो सबसे प्रमुख पद है राष्ट्रपति का, उसको प्राप्त किया जाता है। तो राष्ट्राध्यक्ष जो है, जो कि जनता के द्वारा चुना जाता है अप्रत्यक्ष रूप से भारत में, इसलिए भारत एक गणतंत्र है। हालांकि राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो नामात्र की होती हैं और वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण है जानना। अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में एक तरह से देखा जाए तो लोकतांत्रिक तत्व हैं इंग्लैंड में। वहाँ भी जनता हाउस ऑफ कॉमन्स में अपने जनप्रतिनिधियों को चुनती है और फिर वो वहाँ प्रधानमंत्री बनते हैं और मंत्रिमंडल का निर्माण होता है, और वो जो कार्यपालिका है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है, और प्रधानमंत्री कार्यपालिका सहित सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर लोक सदन या हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति जवाबदेह होते हैं और तभी तक सत्ता में रह सकते हैं जब तक कि जो विश्वास मत है उनको प्राप्त रहता है उस सदन में। तो संसदीय शासन व्यवस्था या पार्लियामेंटेरियन सिस्टम का जो जो आर्किटेक्ट है इस दुनिया में उस ब्रिटेन को मानते हैं, और वहाँ भी ऐसा है। लेकिन एक परिवर्तन है कि वहाँ का जो नामात्र का प्रधान है, चूँकि संसदीय शासन व्यवस्था में दो प्रमुख होते हैं, एक वास्तविक होता है और एक नामात्र का होता है। जो नामात्र का है उसे हम संवैधानिक प्रमुख कहते हैं। सारे कार्य संवैधानिक प्रमुख के नाम पर ही होते हैं, लेकिन ये इन शक्तियों का जो उपयोग है वो वास्तविक जो जो प्रमुख है वो करता है। तो ब्रिटेन में ये वंशानुगत होता है। ब्रिटेन के जो राजा हैं वो संवैधानिक प्रमुख हैं ब्रिटेन के, और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो वास्तविक प्रमुख हैं। तो सारी शक्तियाँ जो हैं वो ब्रिटिश सम्राट में, या आजकल कहते हैं ब्रिटिश क्राउन में निहित हैं, जिनका प्रयोग वहाँ के प्रधानमंत्री जो वहाँ का मंत्रिमंडल करता है। तो ये महत्वपूर्ण है, लेकिन ध्यान रखें वहाँ पर जो सम्राट होता है या रानी होती है, राजा होता है, वो वंशानुगत होता है, अर्थात राजा का बेटा राजा बन जाता है, राजा की बेटी महारानी बन जाती है। ऐसा ब्रिटेन में है। भारत में इससे अलग व्यवस्था अपनाई गई है। भारतीय जो संसदात्मक शासन व्यवस्था है निश्चित रूप से वो ब्रिटिश व्यवस्था से प्रेरित है, लेकिन वो ब्रिटिश व्यवस्था जैसी बिल्कुल नहीं है। उसमें बहुत बड़ा फर्क है, और उन जो भेदों में से एक सबसे महत्वपूर्ण भेद ये है कि भारत गणतंत्र है। भारत का जो संवैधानिक प्रमुख है वो भारत की जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। ब्रिटेन में यह वंशानुगत आधार पर होता है, इसलिए भारत एक गणराज्य है। न्याय की बात अभी हमने की थी, तो न्याय शब्द का उल्लेख किया गया है संविधान की प्रस्तावना में। बहुत अच्छे से संविधान निर्माता इस सत्य से वाकिफ थे कि बिना न्याय के लोकतंत्र एक तरह से बेमानी होगा, एक तरह से कल्पना होगी, इस लोकतंत्र एक तरह से अवास्तविक स्थिति होगी। तो न्याय बहुत महत्वपूर्ण है, और न्याय के द्वारा ही उस जनता का हित किया जा सकता है जिसमें संप्रभुता निहित है। उसको इतना महत्व दिया गया है भारतीय संविधान में कि पहले ही शब्द जो हैं प्रस्तावना के वो वी द पीपल हैं। तो न्याय को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। और
सेंट ऑगस्टीन की अगर हम बात यहाँ पर करें तो वो कहते हैं कि जिन राज्यों में न्याय नहीं होता वो डाकुओं के झुंड जैसे होते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि न्याय सिर्फ भारत के संविधान की एक प्रमुख बात नहीं है, बल्कि दुनिया के अनेक देशों में अनेक दार्शनिकों ने न्याय को महत्वपूर्ण माना है, प्लेटो से लेके अरस्तु तक। और जॉन रॉल्स की जो दर्शन है उसमें न्याय को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इन पर चर्चा आगे भविष्य में करते रहेंगे। फिलहाल हम भारतीय संविधान और भारत के लोकतंत्र के, भारत की राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में हम न्याय को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और इसको एक पवित्र कर्तव्य माना गया है, महत्वपूर्ण कर्तव्य माना गया है कि अगर हम सामाजिक न्याय से बात करें तो जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया कि किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा नागरिक के बीच। सारे नागरिक एक जैसे होंगे, सारे लोग एक जैसे होंगे। और ख़ास तौर पर ऐसी व्यवस्थाओं को, ऐसी रीतियों को राज्य पूरी शक्ति से, पूरी क्षमता से रोकेगा जो दुर्बल वर्गों का शोषण हो, जिनसे होता हो। तो ये सारी बातें हैं। आर्थिक न्याय से यही है कि जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है किसी भी राज्य व्यवस्था का, जो राज्य व्यवस्था में संचालित अर्थव्यवस्था का, उसमें 2 तत्व होते हैं। एक तो उत्पादन होता है यानी कि प्रोडक्शन, दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण। तो ये न्यायोचित हो, ये ऐसा ना हो कि जो धन है वो कुछ लोगों में केंद्रित हो, चूँकि बिना आर्थिक स्वतंत्रता के जो राजनीतिक स्वतंत्रता है वो निर्मूल है। एक प्रसिद्ध विद्वान हैं हेराल्ड लॉस्की, वो भी यही बात कहते हैं कि बिना आर्थिक स्वतंत्रता के तो राजनीतिक स्वतंत्रता बेमतलब की है। तो ये बातें भी संविधान निर्माताओं के जहन में थीं जब वो संविधान का निर्माण कर रहे थे। तो उन्होंने भी ये सोचा कि जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो न्यायोचित हो, वो जुडिशियस हो, वो एक तरह से किसी में केंद्रित ना हो, बल्कि वो इस प्रकार से बटा हो जिसमें सर्व कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो, सभी समाज के सभी लोगों का कल्याण हो। ये सारी बातें हैं। तो यहाँ पर एक तरह से लोग कल्याणकारी राज्य, जो वेलफेयर स्टेट है, उसकी बात समझ में आती है। कल्याणकारी राज्य की धारणा का स्पष्ट बोध होता है। और कल्याणकारी राज्य बनाकर भारतीय संविधान निर्माताओं ने ये संकेत दिया कि भारत का मुख्य उद्देश्य जो है न्याय की स्थापना करना है और इस प्रकार से जनता के हित को बढ़ावा देना है, ऐसी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देना है जिसमें जन कल्याण अधिकतम हो, अधिक से अधिक लोग जो हैं लाभान्वित हों भारत के विकास में। तो ये महत्वपूर्ण है बात। अब हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण है शब्द। आपको मैं बताता चलूं कि धर्मनिरपेक्षता एक शब्द है जो बहुत ज़्यादा भ्रमित करती है। दरअसल जो नए राष्ट्र राज्य का उदय हुआ औद्योगिक क्रांति के पश्चात यूरोप में, और आप देखते हैं कि जिस तरह से जो नई राज्य व्यवस्था आई उसमें जो धर्म है उसको ये माना गया कि उसको राजनीति से दूर रहना चाहिए, और धर्म जो है वो व्यक्तिगत विषय है, राजनीति सार्वजनिक विषय है, और राज्य जो है वो धर्म से कोई सरोकार न रखे। ऐसा हम यूरोप में देखते हैं, सेक्युलर जो शब्द है। लेकिन भारत जैसे एक धार्मिक देश में, जिसको विश्व गुरु कहा जाता रहा है और दुनिया का एक प्रमुख ऐसा देश है जहाँ जो आध्यात्मिक उत्कर्ष है वो जनता का उद्देश्य होता है, भारत की जनता निश्चित रूप से धार्मिक है। तो इस तरह से धर्म को अलग कर दिया जाए, ये बात समझ से परे है। तो जो धर्मनिरपेक्षता है उसका तात्पर्य भारतीय संविधान के संदर्भ में ऐसा है कि राज्य धर्म से दूर तो नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं कह सकता जैसा कि यूरोप के अनेक देश हैं, फ्रांस की बात करें कि खासतौर पर कि नहीं, धर्म जो है वो बिल्कुल वो ठीक नहीं है, वो राजनीति से, कामकाज से दूर रहे। तो ये एक नकारात्मकता है एक तरह से। और अगर भारतीय धर्मनिरपेक्षता की बात करें, भारतीय सेकुलरिज्म की बात करें, वो सकारात्मक है, वो पॉजिटिविटी की बात करता है, वो बड़ा ही पॉजिटिव है। और वो ये कहता है कि राज्य नागरिकों के मध्य धार्मिक रूप से भेदभाव नहीं करेगा और उन्हें पूरी आज़ादी देगा कि वो अपने धर्म का पालन कर सकें। जो भी उनकी उपासना पद्धति है उसको पूरे
पूरी आज़ादी से उसका पालन कर सकें। और अगर हम मूल अधिकारों की बात करें जो भारतीय संविधान के भाग 3 में है, उसमें एक प्रमुख मूल अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 में दिया गया है। तो धर्म को मूल अधिकार में शामिल किया गया है, धार्मिक अधिकार को मूल अधिकार में शामिल करके धर्म को प्रोत्साहन दिया गया है। तो ये दो पक्ष हैं। हम यूरोप जैसे तो नहीं हो सकते, हर देश की परिस्थितियां अलग होती हैं, हर समाज के मूल्य अलग होते हैं। तो धर्म एक ऐसा विषय है जिसको हम राज्य से अलग नहीं कर सकते। और अगर हम प्राचीन भारत में देखें तो धर्म एक तरह से देखा जाए तो धर्म जो है राजा का, वो जनता की सेवा ही रहा है। तो जो धर्म राजा को ये ये मार्गदर्शन करता हो कि उसके राज्य का उद्देश्य जो है, उसका जो उद्देश्य है शासन का, वो जनता का कल्याण होना चाहिए। तो ऐसे सकारात्मक और महत्वपूर्ण विषय को राज्य की से अलग कर देना उचित नहीं है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और सभी स्वतंत्र हैं अपने अपने धर्म को अपनी अपनी पद्धतियों के अनुसार मानने के लिए इस देश में। तो ये महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय एकता की बात की गई है। राष्ट्रीय एकता महत्वपूर्ण विषय है। हमने विभाजन की त्रासदी झेली है और निश्चित रूप से बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण समय था। और कई ऐसे पक्ष हैं जो भारत में रहे हैं और ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही है। भारत की एकता को कैसे बनाए रखा जाए, भारत की यूनिटी को कैसे बनाए रखा जाए, इसके लिए संविधान निर्माता प्रयत्नशील थे, चिंतित थे। और स्वाभाविक सी बात है कि देश का एक बड़ा भाग देश से अलग हो गया था और कितनी बड़ी मानवीय त्रासदी हुई थी उस समय। तो निश्चित रूप से इसने संविधान निर्माताओं को प्रभावित किया था, उनके विचारों को प्रभावित किया था। तो वो पूरी कोशिश में थे कि देश मजबूत देश बने, एक एकता पर बल दिया है इसमें। तो ये महत्वपूर्ण है। और इस तरह से देखा जाए तो संविधान में एकता एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो आगे और बात करें तो संविधान की एक तरह से आत्मा सी प्रतीत होती है। प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा सी प्रतीत होती है। और जो नई जनरेशन हैं उनको प्रेरित करती है। एक महत्वपूर्ण उद्देश्य जो हैं संविधान में जो शामिल हैं उनकी प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय एकता की भावना को बल मिलता है इससे। और एक आस्था जागृत होती है संविधान के प्रति, देश के प्रति, देश की संवैधानिक राजनीतिक संस्थाओं के प्रति। और एक देशभक्ति को एक तरह से पुनीत कर्तव्य के रूप में परिभाषित किया गया है संविधान में। और सभी मिलकर इस देश को महान बना सकते हैं, ऐसी कोशिशें संविधान की प्रस्तावना को देखकर प्रतीत होता है कि संविधान की प्रस्तावना को देखकर कि ऐसी कोशिशें संविधान निर्माण में शामिल रही हैं। ये सिर्फ कानूनी ही नहीं है बल्कि एक नैतिक प्रयास है। और देखा जाए तो सुभाष कश्यप जो हैं वो कहते हैं कि संविधान अगर एक शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, उसकी आधारशिला है और एक ऐसी नींव है जिस पर इस देश का निर्माण आधारित है। ये सुभाष कश्यप मानते हैं। नई भावनाएं शामिल की गई हैं इसमें, बहुत सारी उस ज़माने की, उस समय की जो नई रीतियां थीं, राजनीतिक जो मूल्य थे उनको शामिल किया गया है, उन संकल्पों को शामिल किया गया है और उनका बोध होता है इस प्रस्तावना के अध्ययन से। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अगर हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो उसमें दुनिया में जो बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई हैं, जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले फ्रांसीसी क्रांति 1789 का उल्लेख किया था, इसी तरह से रूसी क्रांति हुई थी 1917 में, अमेरिका में भी क्रांति हुई थी। आपने पढ़ा ही होगा कि अमेरिकी क्रांति का नारा नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन था। और तो इन सब में
सब में जो मूल्य शामिल थे, जो प्रेरित करते रहे, जो मार्गदर्शित करते रहे, वहाँ के नेताओं को, वहाँ के नेतृत्व को, तो निश्चित रूप से उन सबको भारतीय संविधान में भी शामिल करने का प्रयास किया गया है और प्रस्तावना में इसकी झलक साफ तौर पर दिखाई देती है। तो संविधान की प्रस्तावना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को निर्धारित करती है, जन कल्याण इसका मूलाधार है और इसका महत्व निश्चित रूप से बहुत अधिक है। तो मैं समझता हूँ कि इस आदर्श को, जो संविधान में बहुत महत्वपूर्ण है, को सुनने के बाद आपको लाभ हुआ होगा। फिर भी यदि कोई आपके विचार हैं, कोई आपके सुझाव हैं, अपनी प्रतिक्रियाओं से अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद।